दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर ये नजारा बेहद खास था। 33 देशों की यात्रा से लौटे 7 प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। प्रधानमंत्री ने सभी डेलीगेशंस के सदस्यों का स्वागत किया। मीटिंग के दौरान सर्वदलीय सदस्यों की सभी टीमों ने प्रधानमंत्री को बताया कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया को क्या बताया और इसे लेकर दुनिया के इन देशों का रुख क्या था। पीएम मोदी ने हर सांसद के पास जाकर अभिवादन किया और उनसे बात की। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने सभी सांसदों से व्यक्तिगत रूप से बात की और विभिन्न देशों की यात्रा के अनुभवों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। गुलाम नबी आजाद ने सरकार की पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुप्रिया सुले से पिता शरद पवार और प्रियंका चतुर्वेदी से उनके पिता के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। एक वरिष्ठ सांसद ने बताया कि ये बैठक सिर्फ औपचारिक नहीं थी, बल्कि पीएम ने सभी सांसदों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उनके विचारों को महत्व दिया। प्रतिनिधि मंडल के मेंबर्स ने पीएम की संवाद शैली की सराहना की। तो ऑल पार्ट डेलीगेशन के सांसदों से मुलाकात के देश की एकजुटता की जीती जागती तस्वीर देखने को मिली है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बहुत ही सहज अंदाज में बात की, जिसकी सभी सांसदों ने जमकर तारीफ की। लेकिन टीएमसी ने यहाँ भी सियासी राग अलापना शुरू कर दिया। टीएमसी से सूत्रों के मुताबिक वहां पहुंचते ही पार्टी के सांसद अभिषेक बैनर्जी ने पीएम का स्वागत किया और उनसे हाथ भी मिलाया, लेकिन अभिषेक बैनर्जी से बात नहीं हो पाई, जबकि पीएम को मुद्दों पर ठोस चर्चा करनी चाहिए थी। हालांकि विपक्ष के कई सांसद पीएम से मुलाकात के बाद काफी खुश नजर आए। He certainly was very, very pleasant to all of us. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. Congratulate भी किया। उन्होंने कहा आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने देश की बातें दुनिया भर में फैलाई हैं। इस बैठक के बाद कई सांसदों ने अपील की कि ऐसी मुलाकातें होती रहनी चाहिए। इंटरैक्शंस और होने चाहिए, जिससे हमारे देशों के साथ बाकी देशों के संबंध और दृढ़ हो और मजबूत हो। वो भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि आने वाले समय में किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी के करीबी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से वो दुबई में थे, लिहाजा वो बैठक में नहीं पहुंच सके। और इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ से पाकिस्तान के साथ संघर्ष के मुद्दे को भारत बनाम आतंकिस्तान के रूप में देखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साथ ही ये भी साफ साफ कर दिया कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर यूरोप के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के नेताओं से बातचीत की। इसके बाद विदेशी पत्रकारों से कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को दो देशों के बीच का टकराव नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे एक लोकतंत्र और आतंकवादियों को पनाह देने वाले देश के बीच के संघर्ष के रूप में देखने की आवश्यकता है। I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So I would urge you to make it, don't think of it as India-Pakistan, think of it as India-Terroristan. You will then appreciate it. इससे पहले जयशंकर ने चेतावनी दी कि यदि आतंकवादी हमलों के जरिए उकसाया गया तो भारत पाकिस्तान में अंदर तक हमला करेगा। जयशंकर ने जोर देकर कहा कि पहलगाम को दोहराया गया तो आतंकवादी संगठनों और उनके नेताओं के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात हैं, लेकिन आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान अब आम लोगों को निवाला काट कर रक्षा बजट में इजाफा कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तंगहाली पूरी दुनिया देख रही है। वहाँ चारों तरफ भुखमरी जैसे हालात हैं, खाने को खाना नहीं है, महंगाई चरम पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने कमर तोड़ दी है। ऊपर से सिंधु जल संधि निलंबित होने पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। पाकिस्तान इस समय पूरी दुनिया में आतंकवाद को पनाह देने को लेकर एक्सपोज हो चुका है। पाकिस्तान सरकार की ओर से पेश किए गए आर्थिक सर्वे में इस बात का खुलासा हो चुका है कि शहबाज के राज में मुल्क की हालत और पतली होती जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, लेकिन वहाँ की सरकार जनता पर पैसे खर्च करने के बजाय हथियारों पर पैसे लुटा रही है। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने नेशनल असेंबली में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। रक्षा बजट के लिए 2.55 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए आवंटित किए गए। पिछले वित्तीय वर्ष में ये रकम 2.12 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी।
और देखिए, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर ममता बनर्जी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर हमले की निंदा की। हालांकि प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र न होने से बीजेपी हमलावर है। देखिए, विधानसभा में प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता बनर्जी ने फिर निशाना साधा और कहा कि लापरवाही की वजह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। ममता ने सवाल किया कि पहलगाम में आतंकवादी हमले वाली जगह पर सुरक्षाकर्मी मौजूद क्यों नहीं थे। ममता ने केंद्र सरकार पर सेना की वीरता का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। ममता ने ये भी आरोप लगाया कि कड़े विरोध के बावजूद भी भारत पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से लोन लेने से नहीं रोक पाया। पहलगाम हमले पर सर्वसम्मति से विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन इसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तक नहीं था, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र पर्पसफुली नहीं किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी वोट बैंक का पॉलिटिक्स करते करते 33% मुसलमान खुश करते करते डेलिबरेटली ये आज का रेजोल्यूशन में ऑपरेशन सिंदूर का नाम डिलीट कर दिया गया। ममता बनर्जी असल में राजनीतिक कुंठा से ग्रस्त है और इसलिए वो केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए। और बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने में बस कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन चाहे वो सत्ताधारी एनडीए गठबंधन हो या फिर विपक्षी महागठबंधन, दोनों में सीट को लेकर दंगल शुरू होता नजर आ रहा है। देखिए, बिहार की सभी 244 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी वाले चिराग पासवान के बयान पर एनडीए की ही एचएएम के नेता जीतन राम मांझी ने इशारों में निशाना साधा। पता चला है कि 10-20 कार रहता है, 20 कार में 10 कार या 12 कार रहता है एक जगह, 10 कार और आगे चला जाता है दूसरा। जीतन राम मांझी ने चिराग का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पार्टी ने मांझी पर पलटवार करने में देर नहीं की। संघर्ष करना हमारा नैतिक दायित्व है। हाँ, कुछ मजबूत लोग हैं जो अपनी भावना के अनुसार टीका टिप्पणी करके तिरस्कार करके आराम फरमाने चले जाते हैं। चिराग और मांझी के बीच जारी दंगल पर बीजेपी का कहना है कि दोनों अहम घटक दल हैं और वक्त आने पर सीट शेयरिंग हो जाएगी। चुनाव के पूर्व सीटों की दावेदारी हर पार्टी की ओर से की जाती है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली बैठक में होता है। सीट को लेकर महागठबंधन में भी प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। बिहार में तैयारी है, लेकिन खास तौर पर कम से कम 40-45 सीटों पर हमारे साथी बिल्कुल जमीनी तैयारी कर रहे हैं। और राजद अध्यक्ष यानी कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 78वां जन्मदिन है। पार्टी आज उनके जन्मदिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के तौर पर मनाएगी। बिहार के हर जिले में आरजेडी के नेता कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाएंगे। गांव में गरीबों को भोजन कराया जाएगा, वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा, कई जगहों पर रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे। पटना में 78 पाउंड का केक काटा जाएगा और मिठाइयां बांटी जाएंगी। पार्टी इसके जरिए राज्य सरकार के खिलाफ हमला भी बोलेगी, जिसमें मुख्य मुद्दा कानून व्यवस्था और अपराध रहने वाले हैं। इसकी झलक लालू प्रसाद यादव के ही पोस्ट में दिखने लगी थी। दिन प्रतिदिन जो है मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है और अपराधी जो है बेलगाम हो चुके हैं। आरजेडी की तरफ से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जाने को लेकर प्रशांत किशोर ने तंज कसा है। लेकिन लालू जी ये बात कह रहे हैं, अपराध के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो ऐसे है जो कि जंगल में शेर शाकाहारी होने का बात करे। और बिहार में एक मासूम की निर्मम हत्या से सनसनी फैल गई। गोपालगंज में बेखौफ अपराधियों ने 8 साल के बच्चे को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को तेजाब से जला डाला। देखिए, जैसे खेतों में एक बच्चे का शव पड़े होने की खबर मिली, पूरे गांव में हड़कंप मच गया। हर कोई खेतों की ओर दौड़ा। परिजनों के मुताबिक 7 जून को घर के पास आई बारात देखने उनका बच्चा गया था और गायब हो गया। उनका आरोप है कि पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन वक्त रहते कार्रवाई नहीं की गई और उस लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि 4 दिन बाद हरपुर गांव से दूर खरौनी गांव में बच्चे का शव मिला। कि तुम्हारा भाई को मतलब लेके गया है, अपहरण किया है। हम लोग तुरंत खोजबीन चालू की, आधा घंटा 1 घंटा खोजबीन किया। उसके बाद प्रशासन को सूचना दी, प्रशासन आई, कुछ उस पर एक्शन नहीं लिया, चला गया बाद में। अपहरण के बाद बच्चे की हत्या करके उसके शरीर को तेजाब डालकर जलाया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। परिवार ने पड़ोस के रहने वाले लोगों पर ही हत्या का आरोप लगाया है।
पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है, आगे तक कार्रवाई की है। किससे गिरफ्तारी भी है सर? इसमें 2 व्यक्ति को पूछताछ के लिए रखा गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।